Morning, guys. Welcome back again to my channel D for Lario. Yeah, it's D for Lario now. मैंने अपने चैनल का नेम बहुत बार चेंज किया है और अल्टीमेटली आई हैव डिसाइडेड टू कीप दिस फॉर फ्यूचर डी फॉर लैरियो। तो मैंने अपने चैनल का नाम पर चेंज नहीं किया, जस्ट चेंज द लैंग्वेज ऑफ माय चैनल। तो डी फॉर लैरियो मीन्स होता है पेटल्स इन लैटिन। आई यूज दिस नेम बिकॉज क्या है कि मुझे बायोलॉजी जो है, नॉट मुझे बायोलॉजी जो आपकी रिटर्न है वो टोटली नॉट टोटली मैक्सिमम बायोलॉजी इज रिटन इन लैटिन, दैट्स व्हाई आई चेंज इट इन लैटिन। तो डिकोलरियम मुझे बहुत अच्छा लगा ना, दैट्स व्हाई आई होप सो यू गाइस आर आल्सो लाइक इट। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। आज हमारा एक इंडिविजुअल टॉपिक है, दैट इज डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। कैसे? ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है जो बायोलॉजी से बिलोंग करते हैं, whether they are in 12th class, whether they are in BSc, MSc, PhD। डीएनए रेप्लिकेशन बहुत जरूरी है उन लोगों को जानना। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का आपने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में एक चीज पढ़ी होगी, अगर आप बीएससी में हो या एमएससी में हो तो आपने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में एक चीज पढ़ी होगी, दैट इज मॉलिक्यूलर सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा 12th क्लास में पढ़े। सेंट्रल डोग्मा क्या कहता है कि तीन प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन बायोलॉजी, यानी किसी भी बायोलॉजिस्ट के लिए ये तीन प्रोसेस जानना बहुत जरूरी है। दैट इज, क्या है ये तीन प्रोसेस? अभी देखते हैं। डीएनए से आरएनए फॉर्म होता है, आरएनए से प्रोटीन फॉर्म होता है। जो स्टूडेंट्स 12th क्लियर कर चुके हैं दे ऑलरेडी नो दिस, बट 12th क्लास के लिए ये जस्ट न्यू है। तो डोंट बी एन अफ्रेड कि आप लोगों को नहीं पता तो यू कैन नॉट गेट इट। आपको बताया जाएगा, इसकी एक सेपरेट वीडियो भी है, जल्दी से जल्दी पब्लिश करेंगे। तो डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन ट्रांसलेशन कहलाता है, और डीएनए से खुद का डीएनए बनना रेप्लिकेशन कहलाता है। मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज करी। तो ये तीनों प्रोसेस, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन बायोलॉजी। या एक बायोलॉजिकल स्टूडेंट के लिए ये तीनों प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है और ये तीनों प्रोसेस आने चाहिए, चाहे आपके पास कोई भी फील्ड हो बायोलॉजी की, वेदर यू आर टेकिंग लाइफ साइंस, वेदर यू आर इन medical biology, whether you want to do in botany, zoology, any field which you want, you have to just know this three process। आपको ये तीन प्रोसेस बहुत जरूरी है और ये तीनों प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। तो आज मैं सिर्फ एक प्रोसेस का इंट्रो लेके चलूंगा, नेक्स्ट क्लास में हम उसका डिटेल रहेंगे, दैट इज डीएनए रेप्लिकेशन। बिफोर आई एम गोइंग टू डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन क्यों जरूरी है, इंट्रोडक्शन में एक बार हम देख लेते हैं व्हाई सेल डीएनए रेप्लिकेशन। आपने देखा होगा कि एक सिंगल सेल में किसी सिंगल सेल का हाइड्रोटिकली डिवीजन होता है, यही आपका डिवाइड होते रहते हैं, 2 बनाते हैं, 10 डिवाइड हुए, 4 बनाया, 4 से आपके 16 सेल्स बने, धीरे 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 करके एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बना रहा है। ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बना रहा है। अगर ये एक सेल में जो डीएनए प्रेजेंट था, ठीक, तो डीएनए ये प्रेजेंट था तो ये सेकंड सेल में भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो एक ही सेल के पास था, ये दूसरे सेल के पास कैसे आया? यहाँ पर 4 के पास कैसे आया, 16 के पास कैसे आया, या हर एक सेल के पास ये इंफॉर्मेशन, ये डीएनए कैसे आया इन द फॉर्म ऑफ जीन? दिस इज ऑल डन बाय डीएनए रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन क्या है? रेप्लिकेशन इज एन सिंपल फिनोमेना इन विच आपका क्या होता है, आप इसको एक जेरोक्स कह सकते, जेरोक्स रन बाय सेल, बट ये जेरोक्स इतनी प्रिसाइज होती है, इतनी एक्यूरेट होती है कि गलती की संभावना ही नहीं। तो यानी सेल
जितनी बार भी डिवाइड करता है, जितने बार भी वो अपनी कॉपीज बना रहा है, इट अंडरगो सेल रेप्लिकेशन, सॉरी डीएनए रेप्लिकेशन। जितनी बार भी उसने डिवाइड किया, इट फॉर्म एन डीएनए रेप्लिकेशन। और हर बार ये डीएनए रेप्लिकेशन प्रीवियस डीएनए से ही बनता है। यानी अब आपका क्या है, जो एक सेल था, यहाँ पे जो सेल था इसने जब डुप्लीकेशन किया तो एक्चुअल में डीएनए रेप्लिकेशन इसमें डुप्लीकेशन हो डीएनए। अब ये देखो कि रेप्लिकेशन क्या होता है, उसमें कौन से एंजाइम्स यूज है, मशीनरी क्या है, क्या क्राइटेरिया है, ऑल ऑफ दिस डन हम ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज जब हम इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं कि रेप्लिकेशन होता क्यों है, कि मतलब क्या चीज है, किसने कितने तरह के मोड ऑफ रेप्लिकेशन है, कौन सा मोड किसने एक्सप्लेन किया था, क्या एक्सपेरिमेंट है और इस रेप्लिकेशन मोड ऑफ रेप्लिकेशन को शो करना। जैसे कि पता ही है आप लोगों को, हमने अगर आपने सेल का चैप्टर पढ़ा था 9th क्लास में, then you all guys know that cell is important for continuity of life। सेल क्या है, एक important स्ट्रक्चर है या एक इम्पोर्टेंट चीज है हमारी लाइफ की कंटिन्यूटी के लिए। तो जैसे जैसे सेल डिवाइड करता है उसको रेप्लिकेट होना जरूरी है। क्या होता है, मान लीजिए अगर रेप्लिकेशन नहीं हुआ तो एक ही सेल के पास जो इंफॉर्मेशन मिलेगी तो दूसरे सेल को अपने सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन के लिए वो इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी। तो इसलिए डीएनए को कॉपी होना बहुत जरूरी है। तो डीएनए जस्ट क्या है, डीएनए इज एन जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरियर। ये वो सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर रिप्रोडक्शन एंड सर्वाइवल। इन दोनों के लिए जो भी इंफॉर्मेशन आपके लिए जरूरी है दैट इज कैरीड बाय दिस डीएनए। तो डीएनए को कॉपी होना इसलिए बहुत जरूरी है। तो अपने सर्वाइवल और अपने रिप्रोडक्शन के लिए डीएनए कॉपी अपने आप को कॉपी करता है और उस प्रोसेस को हम रेप्लिकेशन कहते हैं। अब रिप्रोडक्शन आपको खुद ही पता है कि एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। जब आप इवोल्यूशन पढ़ोगे तो इवोल्यूशन के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो कैपेसिटी है रेप्लिकेशन की, वो 1/3 प्रॉपर्टी है हमारे, सॉरी नॉट 1/3, अगर इवोल्यूशन के पर्सपेक्टिव से देखें तो रेप्लिकेशन is thought to be one of the first critical property to appear। इवोल्यूशन में ये पहली प्रॉपर्टी है जो हमारी शो हुई थी, क्योंकि रेप्लिकेशन की ही वजह से multiples of cells get their information from the previous cells and they survive and reproduce very well and maintain their existence in nature। तो जब हम इवोल्यूशन का चैप्टर पढ़ेंगे ना तो आपको ये और अच्छे से समझ आएगा वाई इवोल्यूशन में, मतलब ये नहीं समझ आएगा कि डीएनए वाई रेप्लिकेट। तो हम एक्चुअली क्या है ना, इवोल्यूशन का बहुत ही एक प्रिसाइज चैप्टर है, ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो जब मैं इवोल्यूशन आपको पढ़ाऊंगा आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि इवोल्यूशन खुद ही मेरा एक फेवरेट टॉपिक है इस क्लास 12 के लिए भी, और एक फेवरेट ये कह सकते हैं फेवरेट बुक है इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन में आप जितना पढ़ोगे उतना कम लगता है, तो इतना इंटरेस्टिंग है कि उसमें आपको और पढ़ने का मन करता है। तो मैं धीरे धीरे जितनी भी टॉपिक्स आपको पढ़ाता हूँ उसको इवोल्यूशन के पर्सपेक्टिव से जरूर आपको बताता हूँ कि इवोल्यूशन के पर्सपेक्टिव से क्यों ये हुआ। तो डीएनए रेप्लिकेशन क्यों हुआ, डीएनए रेप्लिकेशन इज द फर्स्ट, ये क्रिटिकल प्रॉपर्टी है, फर्स्ट क्रिटिकल प्रॉपर्टी है जो अपीयर होगी एज एन इवोल्यूशन पर्पस। ठीक है, जैसे क्या है कि आपको पता है कि ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन या ऑर्गेनिज्म जो फॉर्म हुए थे वो मिलियंस ऑफ ईयर अगो पहले हुए, यानी मतलब मिलियंस, देयर आर इक्विवेलेंट मतलब बिलियंस ऑफ, जैसे कि आप लोगों को पता ही है ऑर्गेनिज्म का जन्म थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर अगो पहले हुआ था। यानी जो बेस पेयर है, जो डीएनए रेप्लिकेशन है,
उनका जन्म कब हुआ, मतलब वो कब फॉर्म हुए? इवन बिलियंस ऑफ एन बेस पेयर्स ऑफ डीएनए टू बी रेप्लिकेटेड। ऑर्गेनिज्म का जन्म थाउजेंड्स मिलियन ईयर अभी हुआ था, उसी टाइम पे बिलियंस ऑफ बेस पेयर डीएनए के रेप्लिकेट होना शुरू हो गए थे। तो क्या है, सेल क्या करता है, यूटिलाइज करता है रिलेटिवली सिंपल मैकेनिज्म टू कॉपी देयर डीएनए, ताकि वो एक्यूरेटली हो और बहुत प्रिसाइज। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ, डीएनए रेप्लिकेशन एक्यूरेट नहीं हुआ, प्रिसाइज नहीं हुआ, तो क्या होगा? देखो 0.01% अगर एरर भी आ जाता है ना रेप्लिकेशन में, इसका मतलब है 10,000 न्यूक्लियोटाइड बेसिस में से एक न्यूक्लियोटाइड में एरर है, और ये एक न्यूक्लियोटाइड भी म्यूटेशन को कॉज कर देता है। ठीक है, और म्यूटेशन इज अल्टीमेटली ए रिजल्ट ऑफ इवोल्यूशन। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि इवोल्यूशन के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो रेप्लिकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना। अगर रेप्लिकेशन नहीं होता तो इवोल्यूशन ठीक से नहीं होता, और रेप्लिकेशन में अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है, एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड अगर चेंज हो जाता है तो म्यूटेशन है, तो ऐसे आपके ऑर्गेनिज्म इवॉल्व होंगे। फिर रेप्लिकेशन में हल्का सा मिस्टेक हुआ, म्यूटेशन हुआ, म्यूटेशन से इवोल्यूशन हुआ। तो कुछ म्यूटेशंस आपकी बेनिफिशियल्स होती हैं, कुछ म्यूटेशंस आपकी हार्मफुल होती हैं। ये चीज हम बाद में देखेंगे। अब जैसे मैंने सेंट्रल डॉगमा बताया कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए सेंट्रल डॉगमा को जानना, यानी ट्रांसक्रिप्शन को जानना बहुत जरूरी है। आपने एक वर्ड पढ़ा होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, इन बीएससी फर्स्ट ईयर। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन। ये भी आपका सेंट्रल डॉगमा में इंट्रोड्यूस हो चुका है, यानी 4 चीजें आपकी इंट्रोड्यूस हो चुकी है, बट मेजरली हम 3 प्रोसेस को जानना बहुत जरूरी है, दैट इज रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। तो रेप्लिकेशन क्या है? रेप्लिकेशन आइडेंटिकल कॉपीज देता है जेनेटिक मटेरियल। ये ध्यान रखना, ये जो आपका सेल है, ये जो सेल है, ये अपनी तो रेप्लिकेशन करेगा डीएनए का, और रेप्लिकेशन के टाइम पर या रेप्लिकेशन के बाद जो डीएनए फॉर्म होंगे, यानी न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए होंगे, दैट आर नॉट एग्जैक्टली सिमिलर या एग्जैक्टली सेम एज टू देयर पेरेंटल डीएनए। वो एग्जैक्टली सिमिलर नहीं होंगे, दे आर आइडेंटिकल टू पेरेंटल। वो पेरेंटल डीएनए से आइडेंटिकल होंगे, बट दे आर नॉट एग्जैक्टली सिमिलर। ठीक है, ये भी हम पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो रेप्लिकेशन को हम ये कह सकते हैं कि आइडेंटिकल कॉपी देता है जेनेटिक मटेरियल की, और इसका पर्पस क्या है? प्रोपागेशन करना। जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को पेरेंट से इस ऑफस्प्रिंग में प्रोपागेट करना, मेन फंक्शन रेप्लिकेशन का ये है। तो हम आज रेप्लिकेशन पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं रेप्लिकेशन का मैकेनिज्म। ये जो 2 स्ट्रैंड है, आप ये 2 स्ट्रैंड डीएनए देख रहे हैं, इसके पीछे क्या मैकेनिज्म है कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, जिसको हम बोलते हैं, ये रेप्लिकेशन कर पाएंगे। तो एक वॉटसन एंड क्रिक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 3D क्रिस्टलोग्राफी के जरिए डीएनए का स्ट्रक्चर दिया था, और साथ ही एक रेप्लिकेशन का फिनोमेना भी समझाया था कि डीएनए डू एन अ सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। हाँ, हालांकि ये उन्होंने दिया नहीं था कंप्लीटली, वो समझा नहीं पाए थे। आफ्टर दैट सम ऑफ द साइंटिस्ट को एंड अंडरस्टैंड इट वेरी क्विकली, और मतलब वेरी प्रिसाइजली। और प्रूफ किसने किया था कि डीएनए जो है सेमी कंजर्वेटिव मोड शो करता है? दैट इज डन बाय मेसेल्सन एंड स्टार। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा था दैट प्रूव कि डीएनए डू एन रेप्लिकेशन विद द हेल्प ऑफ बाय सेमी कंजर्वेटिव मोड। कि डीएनए जो रेप्लिकेशन करता है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। ठीक है, इससे पहले कि मैं आपको तीनों मोड्स के बारे में समझाऊं, हम देख लेते हैं कि रेप्लिकेशन में यूनिट्स क्या होती है, और रेप्लिकेशन के बाद क्या होता है, और मैकेनिज्म क्या है। यूनिट ऑफ रेप्लिकेशन की अगर मैं बात करूं, जैसे प्रोकैरियोट्स, इसको
यहाँ से आपको ये समझ आया। मैं ब्लैंक स्लाइड लूंगी। आप साथ साथ में ना नोट्स बनाते रहो। ये क्या होता है कि हम उस पर आप अगर मुझे कमेंट सेक्शन में पूछोगे तो शायद मैं उस समय आपको तुरंत तो नहीं जवाब दे पाऊँ, लेकिन हाँ जरूर श्योर मैं आपको जवाब दूँ। तो आप कॉपी रखो और जो भी चीज इम्पोर्टेंट लगती है आप उसके नोट्स बनाओ। यूनिट ऑफ एप्लीकेशन आई मीन राइटिंग थोड़ा सा इजी। यूनिट ऑफ एप्लीकेशन होता है क्या? मतलब क्या रेप्लिकेशन की यूनिट क्या है कि रेप्लिकेशन किसमें होता है। तो जैसे कि आपको प्रोकैरियोट्स पता ही है, दो तरह के सेल प्रेजेंट होते हैं प्रेजेंट में इस एनवायरनमेंट में, दैट इज प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। प्रिमिटिव है प्रोन्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोट्स की अगर मैं बात करूं तो इसके पास जो यूनिट ऑफ रेप्लिकेशन है, देखो यूनिट ऑफ रेप्लिकेशन इज क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स में ही आपका क्या होता है, जीन्स होते हैं, जीन्स के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स के ही अंदर आपका डीएनए मॉलिक्यूल होता है। तो प्रोकैरियोट्स क्या है, इट कंटेन ओनली वन क्रोमोसोम, तो एक ही क्रोमोसोम कंटेन करता है। और यूकैरियोट के पास क्या है, इसके पास एक से ज्यादा क्रोमोसोम्स के सेट। डिपेंड करेगा ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। जैसे अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है, वन पेयर इज सेक्स क्रोमोसोम एंड 22 आर ऑटोसोम्स। तो जो एंटायर जीनोम है उसको रेप्लिकेट होना बहुत जरूरी होता है, और रेप्लिकेशन ऐसा होना चाहिए कि बहुत प्रिसाइज हो और एक्यूरेट, और हर सेल के पास जितने भी ये 23 पेयर क्रोमोसोम है उन सभी का रेप्लिकेशन बहुत जरूरी है। Unit of DNA in which an individual act of replication occurs per replicon। तो वो यूनिट डीएनए की जिसमें इंडिविजुअली, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तो ये यूनिट ऑफ डीएनए in which an individual act of replication occurs is called replicon। The unit of replication को क्या बोलते हैं, replicon, ठीक है, replicon। ईच रेप्लिकॉन क्या करता है, ये फायर करना चाहिए। फायर इन द सेंस कि हर एक रेप्लिकॉन को एक बार रेप्लिकेशन होना जरूरी है हर सेल में। हर सेल साइकिल में ये रेप्लिकॉन एक ही बार रेप्लिकेशन करता है। ये कंप्लीट हुई साइकिल, रेप्लिकेशन हो गया, फिर दूसरा आता है, फिर रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकॉन को डिफाइन अगर करना हो तो ये एक तरह का कंट्रोल्ड एलिमेंट है जो रेप्लिकेशन के लिए जरूरी है। तो अब अगर डीएनए रेप्लिकेशन की बात करें तो डीएनए रेप्लिकेशन दो हेट्रोकैटालिटिक भी होती है, हेट्रोकैटालिटिक एंड ऑटोकैटालिटिक। तो हेट्रोकैटालिटिक और ऑटोकैटालिटिक का मतलब क्या है कि इट इज नॉट ओनली द सिंथेसिस ऑफ केमिकल मॉलिक्यूल्स अदर देन इटसेल्फ, जैसे कि एमआरएनए हो गया, प्रोटीन हो गया, बट इट आल्सो सिंथेसाइज ऑफ डीएनए इटसेल्फ। यानी ये अपने जैसे छोड़ के दूसरे हम केमिकल मॉलिक्यूल्स को सिंथेसिस करने के अलावा अपने आप को भी सिंथेसिस करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ऑटोकैटालिटिक। हेट्रोकैटालिटिक मींस इट आल्सो सिंथेसाइज आरएनए एंड रिस्पांसिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। यानी कह रहा है कि मैं प्रोटीन इससे सिंथेसाइज हो, लेकिन रिस्पांसिबल है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए डीएनए। डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है। तो जो प्रॉपर्टी है डीएनए की अपने आप को सिंथेसाइज करने की, उसी प्रॉपर्टी को हम डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। अगर इन अदर वर्ड्स में कहूं तो इट इज एन डुप्लीकेशन प्रोसेस डीएनए, जिसके अंदर डीएनए में जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन वो डुप्लीकेट होती है फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, फ्रॉम अनदर सेल टू अनदर, एंड इस तरह से ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के
और एक सेल में पहुंचे ताकि वो सेल उन अनफेवरेबल कंडीशन में सरवाइव कर सके जो फेवरेबल कंडीशन नहीं कर पाता। ठीक है, अगर मान लो एक सेल के पास जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन उसको हेल्प करती है आज के इन्वायरमेंट में सरवाइव करने के लिए, और जो न्यू सेल वो आता है और वो हो गया एजिड होना एंड इट हैव टू बी डाई, उसको डाई होना है, देन न्यू सेल इज फॉर्म। लेकिन अगर इस न्यू सेल में वो इन्फॉर्मेशन नहीं है then how that cell can survive in today's environment? इसीलिए वो क्या करता है, रेप्लिकेशन। और जैसे ही रेप्लिकेशन होता है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि सेमी कंजर्वेटिव, तो वो उस इंफॉर्मेशन के साथ साथ आने वाले इन्वायरमेंट की या और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को भी कैरी करता है, यानी उसने अपने पेरेंट्स से जो इंफॉर्मेशन ली साथ में जो इन्वायरमेंट में चल रहा है साथ साथ कंटिन्यू, इसके इन्वायरमेंट की इंफॉर्मेशन आगे इसके पेरेंट्स, और जो कंटिन्यूअस इन्वायरमेंट चल रहा है वो खुद वो उनको सिंथेसाइज करें। तो बिफोर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द डीएनए रेप्लिकेशन मशीन, एक छोटा सा पहले हम देख लेते हैं कि कितने तरह के रेप्लिकेशन मोड्स होते हैं। इसके बाद हम ये देखेंगे कि रेप्लिकेशन कब होता है और कैसे होता है। तो हम हाँ, तो बिफोर आई एम गोइंग टू रेप्लिकेशन से जाने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि थोड़ा सा हम डीएनए का इंट्रो ले लेते हैं कि डीएनए क्या है। जैसे कि मैंने बताया डीएनए इज अ जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरियर, ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है और ट्रांसफर होता है ये फ्रॉम वन पेरेंट टू इट्स ऑफस्प्रिंग, एक पेरेंट से अपने ऑफस्प्रिंग। तो डीएनए क्या है, इट इज एन डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल जिसमें दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन एंटी पैरेलल होती है, एंटी पैरेलल रन करती है। एंटी पैरेलल कहने का मीन्स होता है यहाँ पे देखिए 5 प्राइम की 3 प्राइम, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट इज एंटी पैरेलल। पैरेलल to me, parallel means anti parallel, and both of these strands are complementary to each other। complementary to each other कहने का मतलब है ये इनमें कुछ बेस पेयर्स होते हैं, दैट इज हाइड्रोजनस बेस पेयर्स, दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग व्हिच इज वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग only between in a complementary basis such that there are 4 nitrogenous bases, adenine, guanine, cytosine and thymine। ये 4 बेसिस के बीच में कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग होती है, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन होता है जिसके वजह से ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से सेपरेटेड रहती हैं। ठीक है, सेपरेट रहती हैं और कनेक्टेड रहती हैं। यहाँ पे डीएनए का आप एक ब्यूटीफुल सा डायग्राम देख रहे हो जिसके अंदर रेप्लिकेशन हो रहा है। ये पेरेंटल स्ट्रैंड है, ये आपके डॉटर स्ट्रैंड अंदर। क्या कभी किसी ने सोचा है कि हम इनसे डॉटर वर्ड यूज क्यों करते, हम सन वर्ड यूज नहीं करते ऑफस्प्रिंग्स के लिए, हम मैक्सिमम डॉटर वर्ड यूज करते हैं। तो ठीक है, आप सोचिएगा और मुझे इसके ऊपर कमेंट कीजिए। तो मैं यहाँ पर तो इन बेस पेयर्स के बीच में बेस पेयरिंग होती है और स्पेसिफिक बेस पेयर एक स्पेसिफिक बेस पेयर पे ही बाइंड करेगा, जैसे एडेनाइन ओनली पेयर विद थाइमिन, गुआनिन ओनली पेयर विद साइटोसिन। लेकिन एक्सेप्टेशंस ना हो बायोलॉजी में, ऐसा हो नहीं सकता। तो एक्सपेक्टेशन एक्सेप्ट इन म्यूटेशन इन विच आपकी ये बेसिस गलत बेस पेयरिंग कर देते हैं जिसकी वजह से म्यूटेशन हो जाती है, वो एक अलग सा फिनोमेना है जो आप म्यूटेशन के अंदर पाते हैं। ठीक है, तो एडेनाइन बेस पेयर विद थाइमिन, जब एडेनाइन जब थाइमिन के साथ पेयरिंग करता है तो ये डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ पेयरिंग करता है, ये डबल बॉन्ड के साथ पेयर करता है। गुआनिन जब साइटोसिन के साथ पेयरिंग करता है तो ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो adenine pair with thymine which is in a weak as compared to guanine and cytosine pairing। इसलिए हमारा जो मैक्सिमम रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा बेटा तो adenine और thymine से ही स्टार्ट होगी, ये ध्यान रखना। ये आपके सीक्वेंसेस adenine और thymine जो न्यूक्लियोटाइड है यही रिकॉग्नाइज करते हैं, ये रिकॉग्नाइज होते हैं रेप्लिकेशन में। ठीक है,
तो ये था डीएनए के बारे में इंट्रो। अब मैं लेके चलता हूँ कि रेप्लिकेशन होता कैसे। यहाँ पर एक बार इसको रीड आउट कर लेते हैं। हाँ, the scheme suggests that two strands would separate। हाँ, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए इन दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट होना जरूरी होता है और दोनों ही स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह एक्ट करते हैं। टेम्पलेट यानी मॉडल की तरह एक्ट करेंगे। इन्हीं स्ट्रैंड के बेस पे आप एक दूसरा कलर ले लेते हैं। इन्हीं स्ट्रैंड के इन्हीं जो कि आपके पेरेंटल स्ट्रैंड है, वन ऑफ द पेरेंटल स्ट्रैंड एक्ट एज अ टेम्पलेट, दोनों ही टेम्पलेट की तरह एक्ट करेंगी लेकिन अलग अलग। ऐसा नहीं है कि एक टाइम ये एक साथ में नहीं होगा, ये एक ही टाइम पे होगा। दोनों स्ट्रैंड एक टाइम पे, तभी आपके दो वो बनते हैं डॉटर सेल्स, सॉरी दो डॉटर डीएनए। तो जो ये वन पेरेंटल स्ट्रैंड है ये एक्ट करती है टेम्पलेट की तरह, मॉडल की तरह। तो जो भी इसमें बेस पेयर प्रेजेंट उनके उनके बेस पे ही उसी के मुताबिक कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस अटैच होते हैं विद द हेल्प ऑफ सम एंजाइम्स एंड प्रूफ रीडिंग होता है। प्रूफ रीडिंग क्या होती है कि करेक्ट बेस पेयर ऐड होती है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री जो है वही बेस ऐड होगा, यानी अगर यहाँ एडेनाइन है तो यहाँ पर थाइमिन आएगा, साइटोसिन नहीं आएगा। कभी कभार क्या होता है पढ़ाते समय हम इंग्लिश के वर्ड्स सुनते हैं तो इसलिए थोड़ा सा हेजिटेशन अटक जाए। ऐसा मत सोचिए कि हम अटक रहे हैं तो लिखेंगे नो एडिटिंग, जस्ट थोड़ा सा हो जाता है कभी कभार। तो ये जो आपकी पेरेंटल स्ट्रैंड है टेम्पलेट की तरह एक्ट कर रही है, इसी के कॉम्प्लीमेंट्री न्यू स्ट्रैंड सिंथेसिस होगी, ठीक है, और आपका डॉटर डीएनए बनेगा। तो ये देखो ये टोटली अपोजिट तो नहीं है इसके, ये नहीं कहेंगे टोटली डिफरेंट है, इट इज हाफ सिमिलर और हाफ डिफरेंट। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। तो जब आपका रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाता है, जैसे यहाँ पर भी लिखा है, तो हर एक डीएनए मॉलिक्यूल के पास एक पेरेंटल स्ट्रैंड होती है और एक नई सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड। तो पेरेंटल स्ट्रैंड के पास वन फॉर्मेशन है जो प्रीवियसली पेरेंट्स के पास थी, ठीक है, और ये कॉपी होके आई है। ऐसा नहीं है कि पेरेंट के पास से आ गई तो ये हमें मिलेगी नहीं, ठीक है, तो पेरेंट के पास नहीं रहेगी, पेरेंट के पास भी ये रहेगी लेकिन हमारे पास भी ऐड अप होगी, ठीक है। इसी मैकेनिज्म को हम सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। तो रेप्लिकेशन जब होता है तो आपका क्या होता है, जो नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उनको तोड़ना पड़ेगी, क्योंकि ये दोनों स्ट्रैंड जो है both these strands are attached with the help of this weak hydrogen bond, और बिना इनको ब्रेक किए आपकी रेप्लिकेशन नहीं हो सकती, क्योंकि हर एक टेम्पलेट को हर एक स्ट्रैंड को टेम्पलेट की तरह एक्ट करना, तो इसलिए टेम्पलेट की तरह एक्ट करने के लिए इन स्ट्रैंड को सेपरेट होना जरूरी है। सेपरेशन होने के लिए इनके बीच में जो नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट है, इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसको टूटना बहुत जरूरी है, यानी न्यूक्लियोटाइड को सेपरेट होना बहुत जरूरी है। तो जो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड है डीएनए की वो सेपरेट होती हैं और अनकॉइल होंगी। ये देखिए ये अभी एक स्प्रिंग की तरह है। During the replication or just before replication, they are not during replication, just before replication, DNA have to be prepared for replication. And what are the preparation? DNA have to be separate their polynucleotide chain, and the bond between present them should be broken. वो टूटना होना चाहिए वरना रेप्लिकेशन नहीं हो पाएगा। अब पूरी देख लीजिए, एक तरह से डीएनए उलझा हुआ, ठीक है, हम तब तक धागे को यूज नहीं कर सकते जब तक हम इसको सुलझा रहे हैं। तो इसी तरह से रेप्लिकेशन क्या है, सुलझाने का एक प्रोसेस। तो जो ये सेपरेटेड स्ट्रैंड है ये कॉम्प्लीमेंट्री होती है एक दूसरे की, ठीक है, लेकिन क्या है एंटी पैरेलल बनकर, तो यूनिस आएगी तो उसके एंटी पैरेलल होगी। इस तरह से दो डीएनए मॉलिक्यूल आपके बनते हैं। ओके, ये भी चीज बोली लिखी है, आप एक बार रीड आउट कर लीजिएगा चाहे एफेक्ट्स, वही सेम चीज जो मैं आपको बता चुका। हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, शुगर रेडिकल्स होते हैं जैसे पॉलीसैकेराइड,
डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर होता है, आरएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर होता है, फॉस्फेट कंपोनेंट होता है। ठीक है, और ये स्लाइड में सब कुछ है। तो जो सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ एप्लीकेशन है वो किसने प्रूव किया था? वो प्रूफ मसेल्सन और स्टार्क ने किया था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट। मेजरली इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, नीट में भी पूछे जाते हैं और सीबीएसई में भी आते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा दो और मॉडल आपके प्रपोज किए थे। ठीक है, किसने प्रपोज किए थे ये आपके लिए जानना जरूरी नहीं है, जस्ट इतना ध्यान रखिए कि वो दो मॉडल और क्या थे। तो एक बार उनको भी देख लेते हैं। तो वो दो अगर मॉडल थे आपका, एक था कंजर्वेटिव, आपको बहुत ही ज्यादा कंजर्वेटिव है कुछ रिसर्च वाला नहीं, वो मतलब इसका मतलब तो वही है, लेकिन बायोलॉजी में थोड़ा सा मतलब चेंज है, और एक होता है डिस्पर्सिव। ठीक है, कंजर्वेटिव, डिस्पर्सिव एंड द थर्ड वन इज सेमी कंजर्वेटिव। तो इन दोनों का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ एक्चुअल में नहीं है, बट इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है, और इसी का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ इन दोनों के डिस्प्रूव करता है। ठीक है, ये इसका जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ मेसेल्सन स्टॉल ने किया था, वही चीज बता देती है कि ये दोनों मॉडल पॉसिबल नहीं है। अब ये मॉडल होते क्या है ये नहीं। कंजर्वेटिव कहने का मतलब है ये पेरेंटल स्टैंड है, रेप्लिकेशन हुआ, ये अभी तक सेपरेटेड थी। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस अटैच है, नाइट्रोजनस बेस अटैच्ड है, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूटी, ये सेपरेट। ठीक है, अब जो न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड आएगी दैट आर लाइक दिस, मैंने सेम कलर इसलिए यूज किया है क्योंकि कंजर्वेटिव मोड ऑफ एप्लीकेशन यही कहता है कि जो न्यूली स्ट्रैंड बन रहे हैं, जो न्यू डीएनए फॉर्म हो रहे हैं, दैट आर टोटली आइडेंटिकल, या एक तरह से क्लोन कह लो टू देयर पेरेंट्स। दिस मोड ऑफ एप्लीकेशन इज फॉर कंजर्वेटिव मोड। अब डिस्पर्सिव देखोगे तो और भी नहीं था, आप हंसने लग जाओगे जब ये डिस्पर्सिव का पढ़ो। ये है डीएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, डिस्पर्सिव ये कहता है मतलब दूसरा कि जब रेप्लिकेशन होगा आपका तो डीएनए में मोज़ेक पैटर्न फॉर्मेशन होगा, ऐसे दोनों सेल्स मोज़ेक, और उनके बीच में पेरेंट, यानी बीच में आपके पेरेंटल स्ट्रैंड आ रहे हैं, मिक्सिंग हो जाएगी न्यूली सिंथेसाइज्ड न्यूली न्यूक्लियोटाइड्स की और पेरेंटल न्यूक्लियोटाइड्स की मिक्सिंग हो जाएगी, तो ऐसा डीएनए बनेगा, यानी ये हाइब्रिड कहलाएगा। बट इट इज नॉट एन हाइब्रिड एक्चुअली। हाइब्रिड हो गया कि हाफ आपका पेरेंट है और हाफ कंप्लीटली न्यूली, ये एक तरह से मोज़ेक हो गया। एंड तो ये एक मजाक समझ लीजिए डिस्पर्सिव मोड ऑफ एप्लीकेशन। तो डिस्पर्सिव मोड ऑफ एप्लीकेशन भी इतना नहीं चला, तो सिर्फ सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ एप्लीकेशन ही था जिसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था, और मेसेल्सन और स्टार्क ने प्रूव भी किया। दैट्स व्हाई ये दोनों मोड ऑफ एप्लीकेशन अपने आप में डिस्प्रूव हो गए। अब क्या है सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ एप्लीकेशन, ये एक बात एक्सपेरिमेंटल प्रूफ क्या था। मेसेल्सन एंड स्टार ने एक बैक्टीरिया लिया था ई कोलाई, ठीक है, एस्केरिचिया कोलाई। ये एक हायर ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स और ह्यूमन सेल दोनों में ही प्रेजेंट होता है, सॉरी दोनों में प्रेजेंट नहीं होता। ई कोलाई वैसे हमारे गट में प्रेजेंट होते हैं इस बैक्टीरिया, प्लांट्स में भी समटाइम प्रेजेंट। इसके बाद ये हायर ऑर्गेनिज्म और प्लांट्स और ह्यूमन सेल में भी शो किया गया। मैथ्यू मेसेल्सन इनका पूरा नाम है, फ्रैंकलिन स्टार, इन्होंने 1958 में एक्सपेरिमेंट किया था by growing E. coli bacteria into a medium containing this NH4Cl। ये क्या है, अमोनिया क्लोराइड।
लेकिन जो यहाँ पर ये NH4 ये जो NH4Cl है ना बेटा, यहाँ पर जो इसका ये नाइट्रोजन है, बिकॉज डीएनए कंटेनिंग नाइट्रोजन, दैट्स व्हाई उन्होंने ये आपका मीडियम लिया, ठीक है, ताकि इनकॉर्पोरेट हो जाए डीएनए। तो ये नाइट्रोजन है, इसका दो आइसोटोप N14 और N15। N14 is normal and N15 is heavy isotope, ठीक है, ठीक है। हैवी आइसोटोप कहने का मतलब ये नहीं है कि ये रेडियो एक्टिव है, दिस इज नॉट रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिविटी इज समथिंग डिफरेंट, ये सिर्फ हैवी आइसोटोप्स हैं। तो क्या हुआ कि इकोलाई बैक्टीरिया को उन्होंने पेट्री डिश में इकोलाई बैक्टीरिया ली, ठीक है। चलो मैं ब्लैंक स्लाइड ले लेता हूँ, ब्लैक, आई लव टू ब्लैक, इसका मजा ही अलग है ब्लैक। उन्होंने एक पेट्री डिश लिया, जिसके अंदर इकोलाई को ग्रो करा, ये मीडियम, मीडियम क्या लिया ग्रोइंग के लिए, NH4Cl, ठीक है। और यहाँ पे ये नाइट्रोजन का ये N15 था। आफ्टर दैट इन्होंने जैसे इकोलाई को ग्रो कराया, कुछ जनरेशन बाद या एक जनरेशन के बाद ही इन्होंने क्यों लिया था, एक्चुअल में ये इन्होंने इसलिए लिया था क्योंकि दिस इज एन हैवी आइसोटोप, और हैवी आइसोटोप जब ग्रो करता है नॉर्मल आइसोटोप्स की जगह, सॉरी, जब डीएनए में हैवी आइसोटोप नॉर्मल आइसोटोप की जगह आपका हैवी आइसोटोप आ जाए, तो सेल थोड़ा सा अलग तरीके से ग्रो करेगा। अलग तरीके से कहने का मतलब इसके कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट करना बहुत इजी हो जाएगा, एंड दैट मैकेनिज्म इज सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन की हेल्प से इसको सेपरेटेड आउट कर लिया गया। तो ऑन द बेसिस ऑफ हैवी डेंसिटी ग्रेडियंट, ऑन बेसिस ऑफ हैवी डेंसिटी ग्रेडियंट, आपका मेसेल्सन स्टार ने इकोलाई को ग्रो कराया, और उसमें से जो सेल के ग्रो हुए थे, उन सेल में से डीएनए को extract out करा with the help of the centrifugation technique on the basis of heavy density gradient in its solution cesium chloride, ठीक है। इस सॉल्यूशन में उस डीएनए को डाला, सेंट्रीफिकेशन की हेल्प की वजह से उन्होंने डीएनए को एक्सट्रैक्ट करा लिया, और सीजियम क्लोराइड सॉल्यूशन में जब ये गया तो क्या हुआ, इस सीजियम क्लोराइड में नॉर्मल आइसोटोप क्या करता है, देखो ये बहुत हैवी आइसोटोप है, तो इसकी वजह से जो डीएनए फॉर्म हुआ, डीएनए ने जो बैंड फॉर्म करे वो एट द बॉटम, ठीक है, N15। आफ्टर वन जनरेशन इन्होंने ई कोलाई को ट्रांसफर कर दिया, उसी ई कोलाई के कुछ सेल्स को लिया और एक नई पेट्री डिश में ट्रांसफर कर दिया, जिसके अंदर आपका N14 NH4Cl प्रेजेंट है, यानी NH4Cl में जो N था वो नॉर्मल आइसोटोप वाला N। उन्होंने ये वन जनरेशन के बाद इकोलाई को ट्रांसफर कराया इनटू नॉर्मल मीडियम कंटेनिंग NH4Cl। तो अब इसके बाद सेंट्रीफ्यूगेशन की हेल्प से इन्होंने फिर से डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया और सीजियम क्लोराइड में डाला। तो वहां पर जब उन्होंने देखा सीजियम क्लोराइड में बेस की जगह मिडल में एक बैंड फॉर्म हो रहा था, हाउ इज दैट पॉसिबल। अब उन्होंने एक नॉर्मल आइसोटोप लिया था, अकॉर्डिंग टू मतलब हिज थ्योरी या अकॉर्डिंग टू दिस, ये जो बैंड फॉर्मेशन होता था या तो आपका टॉप पे बैंड फॉर्मेशन होता या एकदम टोटली आपका बॉटम में होता। अगर बॉटम में होता तो ये कंजर्वेटिव मोड ऑफ एप्लीकेशन शो करता, यानी कंजर्वेटिव मोड ऑफ एप्लीकेशन इसी से डिस्प्रूव हो गया, ठीक है। टॉप पे होता तो ये क्या कर रहा था, ये ना ही तो सेमी कंजर्वेटिव होता, ना ही कंजर्वेटिव, ना ही डिस्पर्स, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये मिडल में बैंड फॉर्मेशन है।
ठीक है। तो हमें थोड़ा सा इस अपने एक्सपेरिमेंट्स पे यकीन नहीं हुआ, तो उन्होंने क्या करा, अगेन इसी से यकीन की बात नहीं करेंगे, थोड़ा सा उन्हें शक हुआ कि हाउ इज इट पॉसिबल। तो उन्होंने फिर से इकोलाई के कुछ सेल्स लिए प्रीवियस वन से, और एक नई पेट्री डिश में फिर से नॉर्मल मीडियम लेके NH4Cl का उसमें इकोलाई को ग्रो, ठीक है। ये होगी सेकेंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में मीडियम बैंड बन रहा था, मिडल बैंड। अब जब इसे डीएनए एक्सट्रैक्ट करा विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन और सीजियम क्लोराइड के टेस्ट ट्यूब में डाला गया, तो यहाँ पर जो डीएनए फॉर्म हुआ ये एकदम यूनिक आया, बहुत। यहाँ पर जो डीएनए फॉर्म हुआ वो दो अलग अलग तरीके के रिजल्ट हुए। कहने का मतलब अभी देखो सारे सेल्स के पास एक ही तरह का था, मिडल और बॉटम। अब जो सेल्स थे उनके पास दो तरह का आपका डीएनए बैंड्स फॉर्म करा, एक मिडल में और एक आपका टॉप। एक मिडल में बैंड फॉर्मेशन हुआ, एक टॉप, यानी सीजियम क्लोराइड में तीन तरह के बैंड फॉर्मेशन हुए। सॉरी, तीन तरह के बैंड फॉर्मेशन करे, क्योंकि तीन एक्सपेरिमेंट में तीन तरह के बैंड फॉर्मेशन हुए, जिसमें से दो तरह का जो बैंड फॉर्मेशन था, एक तरह का जो बैंड फॉर्मेशन था वो दो बार शो हुई, रेस्ट आपका ठीक, यानी ये हैवी वाला है, ये क्या है, हाइब्रिड, ये आपका लाइट एंड हाइब्रिड। हाउ इज इट पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल हुआ? उन्होंने जब आपका हैवी आइसोटोप किया था तो हैवी बना था, दैट इज पॉसिबल कि डीएनए में इंटीग्रेट हो गए मॉलिक्यूल्स, तो हैवी बनना ही जरूरी, ठीक है। लेकिन जब वन जनरेशन के बाद उन्होंने देखा तो हाइब्रिड बना। हाइब्रिड इसलिए बना, हाइब्रिड बना, अब ये हाइब्रिड का कहने का मतलब क्या है, इसके डीएनए स्ट्रैंड के पास, एक स्ट्रैंड के पास N14 है, एक स्ट्रैंड के पास N15, तभी तो हाइब्रिड बनेगा। यहाँ पे दोनों के पास N15 N15, और यहाँ पर कुछ सेल के पास जो डीएनए है उसमें N14 N15 है, और कुछ के पास क्या है, N15 N14 और N15, दैट इज नॉर्मल ना, वो नॉर्मली है तो वो नॉर्मली चलता है। हाउ इज इट पॉसिबल? तो ये एक्सपेरिमेंट इस प्रूव करता है कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिव, ये तभी हो सकता है कि तब डीएनए सेमी कंजर्वेटिव होगा, ठीक है, अदरवाइज ये हो ही नहीं सकता। तो एक बार मैं दोबारा से इरेज करके एक और बार इसको अच्छे से समझ लेते हैं जल्दी पास। एक और बार स्क्रीन आपके लेके हैं, तो क्या करा उन्होंने, इनको लाइक ग्रो कराया, NH4Cl N15 का जो बैंड फॉर्मेशन हुआ, डेंसिटी ग्रेडियंट के बेस पे ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेविटी सीजियम क्लोराइड में आपका डीएनए नीचे बैठ जाए, हैवी डीएनए में अगर हैवी मॉलिक्यूल्स होंगे तो वो बॉटम में बैठ जाए, और ऐसे ही आफ्टर फ्यू जनरेशन। फ्यू जनरेशन यहाँ पर क्यों बोल रहा हूँ, लिखा हुआ नहीं होता है, क्योंकि ये पूरी तरह से इनकॉर्पोरेट हो गया तभी तो N15 बनेगा, वरना तो यहाँ पर भी हाइब्रिड बनेगा। हमने जो इकोलाई सेल पहले लिए थे वो N14 थे उनके पास, लेकिन हमने काफी जनरेशन के बाद जब सबके पास N15 आ गया तभी लिए, ठीक है बेटा, तो ये ध्यान रखो। इसने क्या बनाया, मिडल बैंड,
है इंटरमीडिएट। ठीक है, फिर 1 जनरेशन के बाद दैट इज सेकेंड जनरेशन, फिर इकोलाई लिया और पेट्री डिश में डाला। I love to do an drawing and to feel now. तो 1 जनरेशन के बाद 2 जनरेशन के बाद उन्होंने डीएनए को फिर से N14 में डाला, तो इंटरमीडिएट बना। क्योंकि कुछ सेल के पास आपका क्या है, मीडियम NH14 था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या था, पिछले पेरेंट्स के पास N15 था, जो डॉटर प्रोजेनी बनी है, डॉटर प्रोजेनी में क्या हुआ, N14 N15 दोनों आए। पेरेंटल नहीं लेंगे, ये ध्यान रखना, पेरेंटल स्ट्रैंड नहीं, पेरेंटल डी सेल्स नहीं लेंगे एक्सट्रैक्शन के लिए, हम सिर्फ डीएनए उनका लेंगे जो न्यूली फॉर्म्ड होंगे, ठीक है। ये पेरेंटल लेंगे तो एक्सपेरिमेंट गलत आ जाता है। तो यहाँ पर सेकंड जनरेशन के बाद जहाँ पर नॉर्मल आइसोटोप था, यहाँ पे जब हमने न्यूली फॉर्म लिया, इसके पास दो बैंड, एक टॉप पे और एक इंटरमीडिएट, ये N14 का, ये N15 N14 मिक्स, ठीक है। तो ये प्रूव करता है कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। तो आई थिंक आप लोगों को ये चीज समझ आ गई होगी। एक बार इसको डीएनए के बेस पे भी देख लो, ये डीएनए मिलेगा, ऐसा डीएनए, ठीक है। 1 जनरेशन के बाद जब ये हमारे पास N14 N15 वाला था, ठीक है, दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट होना जरूरी है। तो दूसरा कलर ले लेता हूँ, दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होगी और न्यूली स्ट्रैंड सिंथेसिस होगी, ठीक है। न्यूली स्ट्रैंड आएगी और हमने मीडियम पे न्यूली स्ट्रैंड देखो, न्यूली स्ट्रैंड में दो नाइट्रोजनस बेस, हमें पता नहीं चल रहा कि न्यूली स्ट्रैंड हमें हैवी है या वीक है, ठीक है। हमें नॉर्मली होता है उसमें, चाहे पेरेंटल में भी कोई एन है, न्यूली में भी कोई एन है, जस्ट बेस पेयरिंग की शिफ्टिंग हो जाती है कि कोई बेस पेयर यहाँ है कोई वहां है, न्यूली बनी है लेकिन नाइट्रोजनस बेसिस तो वही। इस वजह से हमने एपी आइसोटोप दिया ताकि हम डिस्टिंग्विश कर सकें, ठीक है। मेसेल्सन ने इसी वजह से हैवी आइसोटोप दिया। जब ये न्यूली स्टैंड बना, इसके पास क्या था, N14 ही होगा, ये पेरेंटल के पास होगा, ठीक है, N14। अब आप लोग सोचोगे ये हम कैसे पता, ये कैसे पता चलेगा कि N14 है। एक्चुअल में स्ट्रैंड सिंथेसिस न्यू ही हो रही है, लेकिन अब ये जब न्यू हो रही है तो ये न्यू वो मटेरियल लेगी जो मीडियम में प्रेजेंट है। मीडियम में तो NH14 है ना, तो ये NH14 N14 है ना, ये N14 को ही यूज करेगी, ठीक है, पेरेंटल वाले को यूज नहीं करेगी, क्योंकि जो न्यूक्लियोटाइड आते हैं नहीं, वो मीडियम से आते हैं एडअप होंगे, वो पेरेंट से नहीं आएंगे, पेरेंट से पूरी एक स्ट्रैंड आएगी पॉलीन्यूक्लियोटाइड, उसके बाद जो नए न्यूक्लियोटाइड एडअप होंगे उस पॉलीन्यूक्लियोटाइड के कॉम्प्लीमेंट्री पे वो आपके मीडियम में जो न्यूक्लियोटाइड परसेंट है वो न्यूक्लियोटाइड आएंगे, ठीक है। दैट्स व्हाई N14 है। फिर इसकी सेकंड जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन। अब यहाँ पर ये देखो, मैं इसका पहले वाले के लेके चलता हूँ, सेल का, इसमें दो बने। अब ये पेरेंटल एक्ट कर रहा है एक ऐसा, ठीक है, और एक पेरेंटल है इसका येलो, एक पेरेंटल है इसका येलो वाला, देखो, दोनों सेंड को सेपरेट होना है और दोनों को टेम्पलेट की तरह एक्ट करना है। तो एक ने ग्रीन है और एक येलो है, एक जो न्यूली बनी थी प्रीवियस जनरेशन में, लेकिन अब तो वो न्यूली नहीं ना, वो पेरेंट की तरह एक्ट कर रहा है। अब जब न्यूली स्टैंड बनेगा तो टोटली थोड़ा सा ऐसे होगा,
कि मैंने दोनों को ब्लू से शो करा है, इसका मतलब ये नहीं कि दोनों स्ट्रैंड सेम होंगे, नहीं, ये दोनों स्ट्रैंड के न्यूक्लियोटाइड डिफरेंट हो, तो जिस कलरिंग की वजह से ये देखो ये टोटली डिफरेंट है फ्रॉम इट्स, अगर इसको ज्यादा कह लो आप, इसको पेरेंट्स कह लो, इसको बच्चे, ये टोटली डिफरेंट, ठीक है, कंप्लीटली डिफरेंट, लेकिन हाँ इट इज सिमिलर टू देयर पेरेंट्स, आइडेंटिकल है but not completely identical. So this experiment proved that DNA is semi-conservative. जिसमें वो अपना DNA semi-conservative रखता है, यानी only one strand is conserved and the rest of the one strand is synthesized new, completely new होती है. It is not similar to their parents. ठीक है, completely new form है. तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं. नेक्स्ट क्लास में हम मशीनरी के बारे में पढ़ेंगे कि डीएनए रेप्लिकेशन के लिए तो क्या मशीनरी रिक्वायर्ड है, कैसे वर्किंग होता है, और क्या वर्किंग है इसके पीछे, कौन से एंजाइम्स यूजफुल हैं, कौन से एंजाइम हेल्प करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन में, और ये इतना प्रिसाइज कैसे होता है ये भी होंगे. तो आज के लिए इतना ही काफी. थैंक यू सो मच. प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल. बेशक इसका नाम बदल गया है, but प्लीज सब्सक्राइब. थैंक यू अगेन.